मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ। ये घटना मेरी मौसी के बेटे, जिनका नाम अजय है, उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे, जब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास हेलेंट में रहती थी। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगज़ीन कन्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और वे न्यूज़पेपर के कानपुर के सबसे बड़े हाकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोते को करते थे। हेलेट में रहने के कारण वो कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचे में खेलने आया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज़ के जैसे ही दिन चल रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भाई ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों वहीं मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए थे। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ एक अंकल जी की पहचान के थे। उनसे कुछ बातें करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों ने सोचा शायद संतुलन खोने की वजह से ऐसे हो गया है और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी ने उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय अजय। सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग, मौसी और मौसा जी भी भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टर ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच करने लगे। सर पर कोई चोट नहीं थी और न ही शरीर पर छोटी खरोंच के सिवा कोई बड़ा जख्म दिखाई दिया। सांसें फिर से उखड़ने सी लगी और डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के लिए मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई ख़ास काबू में नहीं आई। थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी की वजह का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरा कराया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं भी कोई ख़राबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और वहाँ दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना देर किए दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधे मेडिकल कॉलेज पहुँच गए। वहाँ सब उन्हें जानते थे, इसलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 5-6 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ ने हालात बयां करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहाँ पर 5 डॉक्टर और आ गए, जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। वो उन्होंने ध्यान से सुना और बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही थी, लेकिन दादाजी ने यह बात सुन ली और घबराकर तेज़ तेज़ रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टर के साथ चले गए और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना न जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो धड़कन चल रही है क्या? ठीक से दबाव बनाओ। अब बताओ, पैरों को देखो, हिलते हैं या नहीं? जान है। देखो थोड़ा हिला इसका हाथ। इस तरह की आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थी। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आज़ाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी
इस बात से बहुत परेशान थे कि सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य हैं, तो फिर इसकी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही। हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है इसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिल दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किसके पास जाएं। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब ज़माना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा हुआ था, मगर किसी का भी खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालत वैसी ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था उन्हें। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि न जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मुन्नी लाल कैसे हो? हम तो ठीक हैं, आप बताइए इतनी रात को और यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिर तक सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया, हमें बताया भी नहीं, हम तो यहीं हैं ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में। उन्होंने मामा जी की परेशानी समझते हुए कहा, क्या बताए भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दादी भी बेहाल पड़ी हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आंखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ, सवेरा होते ही बस हम अपना झोला ले आएँ और फिर देखते हैं। कहा कोई और बात तो नहीं है? उन्होंने मामा जी से कहा, देखो भैया जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने उनसे नाउम्मीदी से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें की और वापस आकर मामा जी भी वहाँ आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह से दोनों ने वह रात गुजारी थी। रात भर भैया में कोई बदलाव ना देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से अलग एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आईं और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसी जी के साथ घर चली गईं। मामा जी ने दादाजी को मुन्नी लाल के बारे में बताया और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे उसे भी इजाज़त दे दी, शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी जल्दी नहा धोकर वापस आ गए क्योंकि उन्हें मुन्नी लाल जी से मिलना था। खैर मुन्नी लाल को आने में देर हुई। वो 6 बजे की बजाय 7:30 बजे आए, मगर उनकी आने में थोड़ी देर को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतज़ार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को डॉक्टर ने रखा था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बतियाने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं। लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वे वहीं खड़े रहे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर वहीं खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उन्हें पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? काका भैया हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है, हम खुद को जिस विधा से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस नहीं सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभार कर कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर बैठ गए। आने जाने वाले लोग उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आज़ाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी, उनके बराबर में बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नज़र आया? भैया ये शक्ति बहुत विकट है, 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है ना, हम भी इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। हम भी यहीं डेरा जमाए रखेंगे, देखेंगे कितना खेल दिखाता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। सबको इंतज़ार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय काटने का।
सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मुन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकालकर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टर पर यकीन था, मगर मामा जी को मुन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे, जब डॉक्टर परेशान हो जाए और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मुन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जानती थी। वो वार्ड में जाते वक्त मुन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है, हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ नहीं करती, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मुन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मुन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या एक लापरवाही अगर होती तो दो जाने जा सकती थी, जो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उसकी टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल जा चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय ख़त्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गईं। उनकी खुली आंखों में सिर्फ सफ़ेदी नज़र आ रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर आ गए और बाकी सबको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करने लगे थे और उधर मुन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनको सीनों को लगातार दबा रहा था अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया की चीखने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ चल पड़ी, मगर मुन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, लेकिन वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। मुन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मुन्नी चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी आशा नज़र आई और वो अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोबारा होश आने पर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल वो जितनी देर तक सोता है उसे सोने दे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दे। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मुन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मुन्नी चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख भस्म निकाली, फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे के आंकड़े ने घड़ी को छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कोई साधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे निकाले और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर आने को कहा और ख़ुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे न आए, खासकर इस ख़ानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा सी थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद मुन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमज़ोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी और खाना भी आराम से खाया। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें हुआ क्या था, तो वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि मैं साइकिल से गिरा था। इसके बाद आगे उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की ज़िद करने लगे। शाम तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा इसे थोड़ी सी भी अगर कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आएँ, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन तक लेकर आएँ। वैसा ही किया गया
और भैया एक हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मुन्नी चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई, जो इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे बैठकर खेले थे। जो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसकी चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं इसलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए उसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता, ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक ये उसी हालत में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरस से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मुन्नी भैया उसे काबू कैसे किया? उन्होंने भी इसका जवाब दिया, ये शक्ति यहाँ सब जगह घूमती है आज़ाद होकर, कोई इसे यहाँ से न हटा सकता है और न ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर नहीं आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी, अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ से बांध देंगे, हमेशा रहना पड़ता उसे कैदी की तरह। इसलिए उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश कर दिया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन सी? इस सवाल पर मुन्नी चाचा मौन खींच गए और मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को न बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो, वो शक्ति ब्रह्म के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सुर्ख हो गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर वहाँ रुके और वापस घर चले आए। मुझे ये घटना मामा जी ने बताई थी। मैंने मुन्नी चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुन्नी चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसलिए बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्म क्या होते हैं तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन ब्रह्म पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरी तरफ आना जाना हो तो उस बरगद के पेड़ की जय कर लूँ। एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर आज भी अक्सर आते जाते मुझे वो पेड़ दिख जाता है तो सिर्फ जय हो के सिवा न कोई नाम और न कोई शब्द मेरे मन में आता है।